इतिहास के पन्नों पर जमी झूठ की उस मोटी परत को आज तर्कों के हथौड़े से तोड़ना शुरू कीजिए। पीढ़ियों से हमारे कानों में एक ही राग आलापा गया कि फला परिवार ने देश के लिए अपनी सुख सुविधाएं त्याग दी, उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी। लेकिन आज सीधे और तीखे प्रश्नों की कसौटी पर इस विमर्श को परखिए, क्या वह वास्तव में आजादी की लड़ाई थी या फिर सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठने की एक सुनियोजित कूटनीतिक बिसात थी। एक और नेता सुभाष चंद्र बोस जी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और वीर सावरकर जैसे राष्ट्रभक्त थे जो अपनी जान की बाजी लगाकर सैन्य राष्ट्रवाद के मार्ग पर चल रहे थे, और दूसरी ओर अंग्रेजों की गोल मेज पर लंच और डिनर करने वाले चाटुकार कूटनीति के सौदागर थे। किसी को जेल में पूरे वर्ष में केवल एक अंडरवियर और बनियान नसीब होता था, और कोई जेल में भी नानी के घर जैसी सुविधाओं के साथ रसोइया, समाचार पत्र और तेल मालिश का आनंद ले रहा था। क्या इन दोनों की तुलना संभव है? आज सत्य के धरातल पर इस नैरेटिव के परखच्चे उड़ना निश्चित है। तर्क की पहली कड़ी, काला पानी का नर्क बनाम जेल की आलीशान लेखकशाला। कड़ियों को ध्यान से जोड़िए। अंडमान की उस काल कोठरी में जिसे धरती का नर्क कहा जाता था, वहां भारत माता के सच्चे बेटों को प्रतिदिन 15 से 18 लीटर सरसों का तेल निकालना पड़ता था, और वो भी खुद कोल्हू का बैल बनकर, जहां वर्षों तक किसी इंसान का चेहरा देखना नसीब नहीं होता था, जहां सूरज की रोशनी तक के लिए तरसा दिया जाता था। और इसके विपरीत दूसरे धड़े के नेता को देखिए, उन्हें जेल में लिखने के लिए सारी सुविधाएं मिली हुई थी, समाचार पत्र की छूट थी, मनोरंजन के साधन थे, अच्छे खाने की सुविधा थी, और इसी वीआईपी जेल में बैठे बैठे उन्होंने एक किताब लिख दी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी भारत की खोज। सोच कर देखिए, जैसे भारत धरती पर था ही नहीं, वह तो मंगल ग्रह पर खो गया था, और पहले वास्को द गामा ने और फिर जेल के आलीशान कमरे में बैठकर नेहरू ने इसे ढूंढ निकाला। और जब राहुल जैसे अज्ञानी वंशज सावरकर को माफी वीर कहते हैं, तो उन्हें यह सत्य क्यों नहीं दिखता कि सावरकर की माफी एक रणनीतिक युद्ध की नीति थी, ताकि बाहर आकर पुनः अंग्रेजों की नाक में दम किया जा सके। और जबकि वही राहुल सुप्रीम कोर्ट के सामने ना जाने कितनी बार लिखित माफीनामा दे चुका है। इसके विपरीत जब नेहरू के पिता मोतीलाल ने लिखित माफीनामा दिया था, उसके बाद नेहरू की राजनीतिक सक्रियता का क्या हश्र हुआ था, यह इतिहास गवाह है। तर्क की दूसरी कड़ी, बंगाल का अकाल और इतिहास की क्रूर चयनात्मकता, धूर्तता की अगली कड़ी देखिए। जब जापानी सैनिकों के डर से अंग्रेजों ने बंगाल का सारा अनाज, चावल और रसद छीन लिया, वहां की व्यापारिक नावों को आग लगा दी ताकि जापानी सेना को रसद ना मिल सके, तब बंगाल में एक भयानक मानव निर्मित अकाल पड़ा। बच्चे मिट्टी और पेड़ की पत्तियां खाकर तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे। सरकारी आंकड़ों में 30 लाख और वास्तविक साक्ष्यों में 60 या 70 लाख से अधिक लोग भूख से मर गए। लेकिन सीमाएं सील कर दी गई थीं ताकि देश के अन्य राज्यों और अन्य लोगों को पता न चल सके। इस विभत्स नरसंहार को नेहरू और उनके पाले हुए वामपंथी इतिहासकारों ने इतिहास की किताबों से गायब करवा दिया, और हमारी पीढ़ियों को क्या पढ़ाया कि 5-5 हजार स्त्रियों को अपनी वासना की पूर्ति के लिए हरम में रखने वाले मुगल महान थे, जो इतिहास अपने लाखों नागरिकों के कंकालों को छिपाकर आक्रांताओं का महिमा मंडन करे। क्या वह शिक्षा कहलाने के योग्य है? तर्क की तीसरी कड़ी, मैकाले की एजुकेशन बनाम सनातन शिक्षा। यहीं से जन्म होता है उस व्यवस्था का जिसके कारण देश आजाद होकर भी मानसिक रूप से गुलाम है। जब सत्ता हस्तांतरण के बाद नेहरू को बागडोर मिली,
तो उन्होंने अंग्रेजों की उसी मैकाले पद्धति को बनाए रखा। यह एजुकेशन है, हमारे अनुसार शिक्षा नहीं है। शिक्षा इंसानों को संस्कारों से जोड़ती है, समाज और अपने देश से जोड़ती है। और मैकाले की यह व्यवस्था केवल बाबू और ट्रांसलेटर पैदा करती है। इसी का परिणाम आज हर घर में देखने को मिल रहा है। बच्चा पढ़ लिख जाता है तो वह अपने माता पिता और अपनी संस्कृति का ना होकर किसी गैर का हो जाता है। और जब मुगलों के नाम बदलने या गुलामी के प्रतीकों को हटाने की बात आती है तो पूरी कांग्रेस और उसका इंडी ठगबंधन चिल्लाने लगता है कि नाम बदलने से क्या होगा। यह प्रश्न तो उन्हें अपने नेता से पूछना चाहिए था, जिन्होंने इस देश की आत्मा को बदलने के लिए औपनिवेशिक पद्धतियों को ढूंढना जारी रखा। नाम बदलने की मशीन तो इस विशिष्ट परिवार के पास है, जहां फिरोज जहांगीर खान से फिरोज गैंडी और फिर बदलते बदलते सब गांधी बन गए। लेकिन गांधी की अच्छाइयां दूर दूर तक नहीं, केवल कमियां ही कूट कूट कर भरी रहीं। तर्क की चौथी कड़ी, असफल विदेश नीति और व्यक्तिगत विलासिता अब उनकी उस असफल और आत्मघाती विदेश नीति का एक्सरा करते हैं, जिसे महान बताया गया। जब देश की जनता के पास सिर ढकने को छत नहीं थी, तब तथाकथित समाजवादी नेहरू हजारों करोड़ के 3 मूर्ति भवन में दर्जनों नौकरों के साथ रहते थे। विदेशी 555 सिगरेट हेलीकॉप्टर से मंगाई जा रही थी, कपड़े विदेश में धुलने जा रहे थे और कश्मीर की वादियों में एडविना माउंटबेटन के साथ पता नहीं कौन सा योग और कौन से आसन प्रयोग में लाए जा रहे थे। क्या पूरे देश में कोई और योग्य व्यक्ति नहीं था कि प्रधानमंत्री नेहरू ने विदेश मंत्रालय भी अपने ही पास रखा? और परिणाम क्या हुआ? चीन हमारी जमीन का एक इतना बड़ा हिस्सा यानी कि अक्साई चीन ले गया, जिसमें लगभग 2 इजराइल जैसे देश बन जाएं। भारत से विस्थापित होकर गए जिन्ना ने हमारे देश के कश्मीर के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया और तथाकथित विजनरी नेहरू कूटनीति के चक्कर में उलझे रहे। अपने सगे संबंधियों और अनपढ़ रिश्तेदारों को बड़े बड़े पदों पर बैठा दिया गया, ताकि ब्रिटेन से मिलने वाले मानसिक गुलामी के आदेशों का पालन बिना किसी बाधा के होता रहे और देश में किसी को पता भी न चले। मेरा तर्क, सच को चाहे कितनी भी गहरी फाइलों में दबाने का प्रयास किया जाए, वह समय चक्र को चीरकर एक दिन इतिहास बनकर सामने आ ही जाता है। क्योंकि प्रकृति और मॉडर्न साइंस के अनुसार भी किसी चीज का रूप बदल सकता है, अंत नहीं हो सकता। ये मॉडर्न साइंस ने भी सिद्ध कर दिया है। इस कड़वे और अकाट्य सत्य को यहाँ तक पूरी गंभीरता से सुनने के लिए आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। यदि इतिहास के इन विरूपणों और वैचारिक दोगलेपन ने आपकी चेतना को जगाया है तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें। राष्ट्रहित और सत्य की इस महाक्रांति से जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को हर एक सोए हुए भारतीय तक शेयर करके उसे जगाने का कार्य करें। शुभकामनाएं। धन्यवाद।